आज का पाठ है हमारा दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे या चींटियों को देखने लगी। तो यहाँ पर एक सीन दिया है लेखक ने कि सिद्धेश्वरी जो है वो खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद उसने चूल्हे को बुझा दिया। चूल्हा जैसा कि मिट्टी का चूल्हा सभी ने देखा है, जिसमें लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है। उस चूल्हे की आग को उसने बुझा दिया क्योंकि खाना बन चुका है। और दोनों घुटनों के बीच जिस तरीके से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बैठकर, पीढ़े पर बैठकर, यानी एक लकड़ी का फट्टा होता है जो बैठने के लिए तैयार किया जाता है, उस पर बैठ के जब वो खाना बना रही थी तो वो इस तरीके से बैठी थी कि दोनों ही घुटने जो हैं उसके बीच में वो अपना सिर रखकर नीचे की ओर देखे जा रही थी। और शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पैरों की उंगलियां या फिर ज़मीन पर चलते चींटे चींटियों को, यानी कि आप जानते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आप कह सकते हैं कि पक्के घर नहीं जहाँ बने होते हैं वहाँ पर किस तरीके से ज़मीनों पर जो है चींटे चींटियाँ चलते रहते हैं, और उन्हीं चींटे चींटियों को शायद वो देख रही है या फिर अपने पैरों की उंगलियों को देख रही है। और इस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर लेखक दिखा रहे हैं। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। उसने ऐसे ही बैठे बैठे महसूस किया कि जैसे उसे लग रहा है कि उसे प्यास लगी है। वह मत वाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसको ऐसा लग रहा है प्यास लगी है, तो मत वाले की तरह आप देखेंगे कि बहुत गर्मी या प्यास या फिर भूख की वजह से आपको, जैसे आपका सर घूम रहा होता है, आपको फील होता है जैसे आपको चक्कर आ रहा हो, तो यहाँ पर उसे मत वाला कहा जा रहा है। जिस तरीके का ऐसा लगता है जैसे कोई नशा हो, उस नशे के चलते आपका सर घूम रहा हो, तो वह मतवाले की तरह जो है उठती है और गगरे से लोटा भरकर, लोटा जो कि एक बर्तन है जिसमें पानी की अमाउंट अच्छी तरीके से अच्छी खासी आ जाती है, एक दो ग्लास, दो तीन ग्लास पानी आ जाते हैं, उस लोटे भर पानी से उसने पानी पीना शुरू किया। और गट गट यानी कि लगातार पानी जब आप बिना रुके पीते चले जाते हैं तो गट गट चढ़ा गई इस पानी को। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया, यानी खाली पेट, भूखी थी वो, और उसने उस खाली पेट में ही जो है पानी को पी लिया और उसके कलेजे में लग गया। कहने करते कि खाली पेट जब आपने कुछ खाया ना हो और आप पानी पी रहे हो तो आपके शरीर में आपको एक हलचल होती है जिससे आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। खाली पेट जो है आप पानी नहीं पी सकते इस तरीके से। और वह हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट गई। हाय राम, क्योंकि उसको कुछ पानी पीने के बाद पेट खाली था। पेट खाली होने के बाद जब उसने पानी पिया तो उसके ऊपर कुछ ऐसा असर हुआ जैसे लगा उसे कुछ हो गया हो, और इस तरीके से वो हाय राम चिल्लाते हुए वहीं ज़मीन पर लेट जाती है। लगभग आधे घंटे तक वो वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। यानी ये होने के बाद जब कलेजे में उसके वो पानी लग जाता है और वो हाय राम कहकर वहीं ज़मीन पर लेट जाती है, तो ऐसा हुए आधा घंटा बीत जाता है और आधे घंटे के बाद कुछ उसको शरीर में ठीक सा महसूस होता है, जी में जी आया ऐसा महसूस होता है, तो वह बैठ जाती है। आंखों को मल मल कर इधर उधर देखने लगती है और फिर उसकी जो दृष्टि है ओसारे में, यानी कि बरामदे में अध टूटे यानी आधे टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम जाती है। अध टूटे खटोले को, खटोला यानी कि चारपाई जो है उसकी कैसी है, टूटी है, तो वो अध टूटे खटोले पर उसका 6 वर्षीय लड़का, जिसका नाम क्या है, प्रमोद है, वो लेटा हुआ है और उस पर उसकी नज़र चली जाती है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, यानी कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके गले तथा छाती की जो हड्डियां थी वो साफ दिखाई दे रही थी। तो हड्डियां दिखाई देने का क्या मतलब है, वो कुपोषित है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, और इसी गरीबी का वर्णन तो इस पाठ में किया गया है। और यहाँ पर शुरुआत होती है खाली पेट पानी पीकर सिद्धेश्वरी का जो हाल होता है, और उसके बाद उसके छोटे बेटे जिसका नाम है प्रमोद, उसके शरीर का हाल यहाँ पर बताकर लेखक साफ कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से कुपोषण है, बच्चे को उसका अपना जो प्रॉपर फूड है वो नहीं मिल पा रहा है, उसके शरीर की सारी हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे। जैसे कि ककड़ियां होती हैं, पहले ही पतली होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, लेकिन वो सूख जाती हैं तो किस तरीके की दिखती हैं, वो
उस तरीके के हाथ पैर जो हैं उसके दिखने लगे, बासी ककड़ियों की तरह, जो सूखे थे और साथ ही बेजान से दिख रहे थे। और उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। हड़िया जो कि मटके के आकार का होता है और गोल होता है, किस तरीके से वो वैसा ही पेट जो है बाहर की ओर निकला हुआ, फूला हुआ हड़िया की तरह दिख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। बच्चा सो रहा होता है तो अक्सर उसका मुंह खुला ही रह जाता है, वैसे ही वो प्रमोद जब सोता है तो उसका भी मुंह खुला रह जाता है, लेकिन उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन्न, वहां पर सुन्न यानी कि बेजान, जिसमें जान ना हो, तो वो सुन्न सी वहां पे खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। अब वो ये सब होने के बाद क्या होता है कि वो अपने घर के मेन गेट पर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और उस किवाड़ की आड़ में गली में निहारती है। निहारती मतलब देखती है। धूप अत्यंत ही तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या फिर गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। और जैसा कि गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि लोग इतनी कड़ी धूप में भी जब अपने काम पर जाते हैं तो किस तरीके से अपने अपने तरीके, अपने अपने सहूलियत या जिसके पास जैसी क्षमता हो उस हिसाब से गर्मी से और धूप से बचता हुआ अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं लोग। तो ऐसे ही गली में निहारने पर देखने को मिलता है कि कई लोग जो आ रहे जा रहे हैं वो अपने सिर पर या तो तौलिया या फिर गमछा रखे हुए या फिर मजबूती से छाते को ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हाल अभी बताया गया है, ये स्थिति है। सिद्धेश्वरी ने किस तरीके से खाली पेट पानी पिया है, उसका बच्चा जो छोटा है अभी 6 वर्षीय है और उसका नाम प्रमोद है, किस तरीके से वो एक कुपोषण से प्रभावित दिख रहा है और सोया हुआ है, उस पर कई मक्खियां भिनक रही हैं। और उसके बाद जब सिद्धेश्वरी जो है बाहर अपने गेट के पास जाती है और उसकी आड़ से गली में निहारती है तो कड़ी धूप से और गर्मी से लोग बचते हुए किस तरीके से आ रहे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लेखक बताते हैं कि 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रहती है। कहाँ पर? किवाड़ की आड़ में खड़ी रहती है। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता यानी कि परेशानी आ जाती है और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा और उसको ये धूप और कड़ी धूप और गर्मी देखकर जो है चिंता होती है। 10-15 मिनट तक वो किवाड़ पर खड़ी रहती है और परेशान सी हो जाती है। एक ही दो क्षण के बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। और जैसे ही जब वो परेशान हुई तो किवाड़ की आड़ से आगे बढ़ते हुए उसने अपना सर और भी आगे निकाला और गली के छोर यानी गली जहाँ पर खत्म होती है उस एक छोर की तरफ वो निहारती है जहाँ से उसको पता है कि उसका बेटा वहाँ से आता है। तो वो जब आगे बढ़कर निहारती है तो उसका बड़ा लड़का, अब यहाँ पर एक और उसके बेटे की चर्चा हो रही है जो उसका सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है रामचंद्र, तो धीरे धीरे घर की ओर सरकता हुआ नजर आता है। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी औसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। जैसे उसने देखा उसका बेटा आ रहा है वो जल्दी अंदर की तरफ जाती है, फुर्ती से यानी तेजी से अंदर की तरफ जाती है, एक लोटा पानी औसारे यानी बरामदे में लाकर रख देती है चौकी पर और चौके में जाकर, चौके यानी कि जिसको हम अपनी किचन कहते हैं, रसोई कहते हैं, वो चौका कहा जा रहा है, चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगती है। तो ज़मीन जब मिट्टी की होती है तो उसको साफ़ करने के लिए पानी के सहारे से उसको लीपा जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। जिस तरीके से आप अपनी फर्शों पे पोछा लगाते हैं वैसे ही मिट्टी की ज़मीन को लीपा और पोता जाता है। तो ये सारी तैयारियां वो क्यों कर रही है? क्योंकि ऐसे ही साफ जगह पर जो है खाने पीने के लिए बैठा जाता है। तो जल्दी जल्दी वो खाने के स्थान को जल्दी से पानी से लीपने पोतने लगती है और वहाँ पर पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा और पीढ़े पे बैठने के लिए इंतज़ाम कर देती है। पीढ़ा जो कि लकड़ी का होता है, ऐसे फट्टा होता है, उसके बैठने के लिए ये इस तरीके की स्टैंड होता है और इस पे बैठा जाता है। तो इसे बोला जाता है, ये लकड़ी का होता है, पीढ़ा बोलते हैं इसे, और इस पे बैठ के जो है भोजन किया जाता है। तो सिर को दरवाजे की ओर घुमाती है कि अब गली में ही देख लिया था और तभी वो अंदर आ चुकी थी। तो रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया। धम से चौकी पर बैठने का मतलब थका हारा, थका है, भूखा भी है और परेशान भी है।
क्योंकि घर में परेशानी है और कमाई नहीं है और घर में गरीबी जो है जिस तरीके से देखने को मिली, सबको मालूम है घर में खाने के लिए जो है कितना चीज़ें होंगी कितनी नहीं होंगी, लेकिन आगे हमें पाठ में पढ़ते हुए पता चलेगा कि सब जानते हैं कि घर में खाने को ज़्यादा नहीं है और हर कोई अपने आधे पेट को भर के ही जो है एक दूसरे का ख्याल रखने के चक्कर में आधा पेट खाते हैं और सब लोग जो है किस तरीके से एक दूसरे के लिए खाना बचाने के चक्कर में आधा पेट खाते हैं और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनका पेट भर चुका है। और इसी कश्मकश में सब लोग लगे हुए हैं कि कल कभी ना कभी जो है हालात बहुत अच्छे हो ही जाएंगे और इसी कोशिश में सब लगे हैं कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाए। तो धम से आकर चौकी पर वो बैठ जाता है और फिर वहीं बेजान सा लेट गया, बेजान सा जिसमें जान ना हो। गर्मियों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति गर्मी से आने के बाद जो है शरीर में ऐसा लगता है कि कोई ताकत ही ना रह गई, ऊपर से समस्याएं परेशानियां जो हैं और भी व्यक्ति को बेजान सा कर देती हैं। उसका मुंह जो है लाल हो गया था और चढ़ा हुआ था, यानी कि मुंह की रौनक जो है खत्म हो गई थी। मुंह की रौनक खत्म होने के कई कारण होते हैं, समस्याएं होती हैं, भूख होती है, थकान होती है और ये सारी ही चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, बिखरे हुए थे मतलब, और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। गर्द यानी कि मिट्टी जमी हुई थी, जैसा कि अक्सर आप अपने जूतों पर भी देखते होंगे। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से ही भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। जिस तरीके से बच्चे जो है अगर अपने पेरेंट्स से डरते हैं तो किस तरीके से आड़ में होकर वो नज़रें उचका कर देखते हैं कि उनका जो अभी एक्सप्रेशन कैसा है मम्मी पापा का और वो किस तरीके से अपने गुस्से को निकालने वाले हैं। तो ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, माएँ जो है अक्सर अपने बड़े बेटों से वैसा ही डर देखती महसूस करती हुई दिखती हैं। यह ऐसा ही यहाँ पे सिद्धेश्वरी के साथ है। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई। किस बात की हिम्मत नहीं हुई? अपने ही बड़े बेटे के पास जाकर हाल पूछने के लिए कि जहाँ पे भी गए थे कैसा काम बना और क्या हाल है तुम्हारे। तो उसकी पहले तो हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाए और वो वहीं से ही भयभीत हिरनी की तरह, और वो एक भयभीत डरी हुई हिरनी की भांति अपने सिर को उचका और घुमाकर उचक कर और घुमा कर अपने बेटे को देख रही थी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो देख सके और समझ सके कि क्या हुआ है। आज निराशा जो है उसको ज़्यादा घेरे हुई है या फिर उसके चेहरे पर तनिक सी भी खुशी दिख रही है जिससे कि वो अंदाज़ा लगा सके कि कुछ तो काम बन गया है। तो उचका घुमाकर वो बेटे को व्यग्रता से निहारती रही, परेशानी से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। जब आते ही जैसे कि बताया गया कि थकान से और मुंह क्योंकि उसका लाल है, चढ़ा हुआ है, थकान है, अस्त व्यस्त है उसके बाल, आते ही वो चौकी पर बैठ जाता है और फिर वहीं पर ही लेट जाता है। 10 मिनट तक ऐसा देखती रहती है सिद्धेश्वरी और इंतज़ार करती है, और लेकिन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह डर जाती है। पास जाकर पुकारती है, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर वह डर जाती है और लड़के की नाक के पास हाथ लगाकर देखती है। लड़के की नाक के पास हाथ लगाकर देखने का मतलब कि उसके दिल में खौफ आया, उसे डर लगा कि क्या वह जीवित है या नहीं। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा तो बुखार भी नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली, और जब माँ जो है इस तरीके से स्पर्श करके देख रही थी कि क्या बुखार तो नहीं है, तो स्पर्श पाकर रामचंद्र जो है अपनी आंखें खोलता है। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठकर बैठ जाता है। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वो यंत्र की तरह, यंत्र यानी कि मशीन की तरह, ऐसे लग ही नहीं रहा ये कोई इंसान है जिसमें कोई ताकत हो। मशीनें होती हैं जिसको डीजल, पेट्रोल, तेल, ये सब चीज़ें दे दीजिए और वो किस तरीके से धड़ाधड़ चलती हैं। तो वैसे ही यंत्र सा महसूस हो रहा था वो यहाँ पर, और वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? बाबूजी यानी अपने पिताजी के विषय में वो पूछ रहा है, क्या बाबूजी हैं, उन्होंने खाना खा लिया? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा, दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर उसके झुर्रियां थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
प्रूफ रीडरी का काम करना सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था, अभी उसने 12वीं पास की है और उसके बाद अपनी तबीयत के अनुसार जो है उस वक्त पर प्रूफ रीडरी का काम क्वालिफिकेशन बेस्ड जो है वो मिल जाता था। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर्स में जो भी कुछ लिखा है एक चेकआउट उसको दिया जाता है कि सब कुछ ठीक लिखा है नहीं, तो वो प्रूफ रीडिंग है। तो प्रूफ रीडिंग के काम के लिए वो एक दफ्तर में जाता है और अपनी तबीयत यानी अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसे प्रूफ रीडिंग का काम जो है सीखना होता था और उसने इंटर इसी साल ही पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी। अब सिद्धेश्वरी जो है वो खाना लाती है और खाना लाकर सामने रख देती है। पास ही बैठकर उसको पंखा करने लगती है। आपने कई बार ऐसे सीन देखे होंगे, अपने नाटकों में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि माएँ जो है किस तरीके से पंखा झलती हैं और चाहे बेटा हो चाहे पति हो या तो वो खाना खाते हुए इस तरीके से पंखा झलती हैं जिससे कि खाना खाते वक्त जो है एक किसी तरीके की समस्या ना हो, गर्मी से या मक्खियों से भी कई बार इस वजह से भी बैठकर पंखा और फिर प्यार और स्नेह की वजह से भी ऐसा किया जाता है। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। एक कोई फिलोसोफर होता है जो किसी भी चीज़ को देखता है, ध्यान से देखता है और उसको लिए एक अलग नज़रिया तैयार करता है, आम लोगों से अलग। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। अब असली कहानी यहाँ से आपके पाठों की जो है, जो पाठ में हमें लेखक विषय की चर्चा यहाँ पर असलियत में बताना चाहते हैं। जब खाना खाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है तो यहीं से ये मर्म खुलेगा। लेखक जो है ये बताना चाहते हैं कि गरीबी के कारण घर में खाना जो है कितना रह गया है और किस तरीके से हर कोई जो है अपना पेट आधा ही भरता है और किस तरीके से उस गरीबी को सिद्धेश्वरी जो है घर में जाहिर नहीं होने देती। सबसे बड़ा पॉइंट ये कि सिद्धेश्वरी जो है उस गरीबी को घर में जाहिर नहीं होने देना चाहती है, सबको खुश रहने देना चाहती है। सबके सामने वो ऐसी बातें पेश करती है कि घर का माहौल बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर जो खाने की थाली वो लाती है उसको रामचंद्र जो है, जो कि सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा है, उसको दार्शनिक यानी कि एक फिलोसोफर की तरह देखता है जो किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी एक अलग नज़रिया देकर उसको नए तरीके से पेश कर सके। उस थाली में कुल 2 रोटियां थी और भर कटोरा यानी कटोरा भरकर पनियाई दाल भी ऐसी जो ज़्यादातर वो पानी ही दिख रही थी और चने की तली हुई तरकारी थी, तरकारी यानी सब्जी। ये खाने में था। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन उसका दूसरे नंबर का यहाँ पर भाई है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है और उसकी उम्र जो है क्या है, 18 साल है और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वो 10th के जो है एग्ज़ाम्स देता और वो प्राइवेट से दे रहा है। वह नामालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता ही नहीं था कि वह कहाँ गया है। और इस तरीके से यहाँ पर मोहन की भी चर्चा खुल जाती है, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। सच बोलने की मतलब यही है कि मोहन जो है जो कर रहा है असलियत में वो उसको एज इट इज़ नहीं बताना चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो, क्योंकि और भी बहुत सारी परेशानियाँ घर में हैं। और उसने झूठ मूठ ही कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। माँ जो है अपने बड़े बेटे के सामने अपने मंझले बेटे की बड़ाई कर रही है कि उसका 24 घंटे दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहता है, हमेशा उसी की बातें करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा और गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। अब ये जो पंक्ति है यहाँ पर जो है हर किसी की इंटेंशन को बयां कर रहा है। वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े करके खा रहा है, यानी उसी 2 रोटी को वो छोटे छोटे टुकड़े करके बहुत देर तक खा रहा है, जिससे कि वो ऐसा लगे कि खाना जो है बहुत देर से खा रहा है, उसका पेट भी भर गया है और जाहिर ना होने पाए कि बहुत भूख है, उसे और भी चाहिए। और अगर लेगा तो घर के और भी सदस्यों को भी खाना खाना है, उनके लिए भी पूरा पड़ना चाहिए। और यहाँ पर ये इसका अपना जो विचार है कि इस तरीके से प्रेजेंट कर सके कि ज़्यादा भूख भी नहीं है और ना उसे लेना है और इसी के लिए वो छोटे छोटे टुकड़े करके जो है खाना खा रहा है। सिद्धेश्वरी जो है भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक यानी कि लगातार निहार रही है, देख रही है। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या?
अब वो जिस दफ्तर में जाके प्रूफ रीडर के काम को सीख रहा है, वहाँ का वो रिस्पॉन्स पूछ रहे कि क्या रिस्पॉन्स मिला, कुछ काम बना, कुछ नौकरी की बात हुई। रामचंद्र ने बड़ी बड़ी भावहीन यानी इमोशनलेस आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से यानी कि आप अकड़ कर जब बोल रहे हो या तमीज़ से ना बोल रहे हो तो वो रुखाईपन आ ही जाता है। क्यों? टेंशन की वजह से, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना होने की वजह से, घर के हालात की वजह से, तो कुछ रुखाई से वो बोलता है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से एक सांत्वना वो दे देता है कि ठीक हो जाएगा, इंतज़ार करो, देख रहे हैं। सिद्धेश्वरी जो है चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। जिस तरीके से नाव होती है, एक बड़ी सी नदी तालाब में जो है आपको नाव देखने को मिल जाएगी, वैसे ही एक बादल का टुकड़ा जो है वो आंगन के ऊपर से दिख रहा था। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। और आप देखेंगे माहौल और परिवेश को किस तरीके से यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बाहर गली से अक्सर आप देखेंगे कि आप भी जहाँ पे भी रहते होंगे, आपकी गलियों में आने जाने वाले लोगों की आवाज़ें आती रहती हैं और किस तरीके से कोई खड़खड़िया है, इक्का है, गाड़ियाँ हैं, उनके हॉर्न हैं, आते जाते लोगों की ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। और उस गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही, और साथ ही बच्चे आप बच्चों को सोते हुए देखेंगे तो सोते वक्त जो है किस तरीके से उनके सांस लेने की आवाज़ें जो है खर खर करके आती हैं, वही यहाँ पर चीज़ जो है बताई गई है। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए, यानी बहुत शांति थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो उसने उस चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा कि प्रमोद खा चुका? प्रमोद कौन है? छोटा भाई, सबसे छोटा, जो 6 साल का है और वो सोया हुआ है। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच ही नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली। तो प्रमोद की बात हो रही है यहाँ पर कि वो छोटा बच्चा है, उसने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली और उसके लिए 1.5 घंटे तक वो रोया और उसके बाद रोते रोते वो सो गया। जैसे कि घर के जो हालात हैं वो जाहिर हैं और बच्चे की जिद पर रेवड़ी लाने की और खाने की जिद जो है उसने पकड़ ली और उस तरीके से रोते रोते वो सो गया। उसी वजह से उसका बड़ा भाई जो है उसका हाल पूछ रहा है कि आज तो नहीं रोया वो, लेकिन माँ ने उसे फिर से ये बात झूठ बता दी कि वो बिल्कुल ही नहीं रोया आज। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। जब देखा रामचंद्र ने कि माँ की ओर देखा और उसने देखा कि शायद माँ की नज़र जो है थोड़ी इधर उधर है, तो उसने कुछ तेजी से खाने लगा। अभी तक हमने पढ़ा कि वो 2 रोटी उसके पास है और उसके वो छोटे छोटे टुकड़े करके जो है उन्हें खा रहा है, जिससे कि ज़्यादा देर तक खाता हुआ नजर आए और ऐसा भी महसूस करे सामने वाला कि ज़्यादा भूख नहीं होगी, तभी तो इस तरीके से खा रहे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि माँ की नज़र इधर उधर है तो उसकी भूख जो है जाहिर हो जाती है कि वो कितना भूखा है, और वो जैसे ही नज़र इधर उधर होती है उसको तेजी से खाने लगता है। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया, शेष यानी कि बच गया, तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया। उपक्रम यानी कि नियम तो यही है कि जब आप किसी को खाना सर्व करते हैं तो उसका खाना ऑलमोस्ट जब फिनिश ही होने वाला हो तो एक नियम होता है, पूछ लेना चाहिए कि क्या कुछ और चीज़ों की जरूरत नहीं है, जिससे कि खाने वाले व्यक्ति का पेट भरा हो, आधे पेट वो ना उठे। तो ये एक उपक्रम है। तो इस उपक्रम को करते हुए वो प्रश्न करती कि एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पंक्ति है क्या बयां करती है, वो ये एक दूसरे की फिक्र जो है वो किस तरीके से जो है व्यक्ति को मजबूर करती है कि वो अपने जो दिल में चल रहा है उस इमोशन को बाहर नहीं आने दे रहा, जिससे कि घर वालों को और भी अन्य घर के सदस्यों को भी समस्या ना हो। भूख उसे लगी है, माँ की नज़र इधर उधर होने पर वो तेज़ी से खाता है, लेकिन जब वो नज़र वहीं पे होती है माँ की, तो वो किस तरीके से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खा रहा होता है, और बाद में रोटी का एक टुकड़ा शेष रहने पर, बचा होने पर, वो ये भी दिखाता है कि मैं तो इसको भी छोड़ने वाला था। और इस तरीके से ये पक्की हो जाए बात कि हाँ
हो सकता है कि शायद ज़्यादा आज भूख ना ही हो। सिद्धेश्वरी ने फिर से जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा। अब वो यहाँ पर एक बार फिर से वही एक काम करता है जिससे कि किसी को पूरा विश्वास हो जाए कि उसको और अधिक खाने की इच्छा नहीं है और उसे कुछ भी नहीं लेना, और वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाना मतलब गुस्सा हो जाता है और कहता है, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। और इस तरीके से ये पंक्ति जो है वो यहाँ पर सामने तौर पर तो उसका गुस्सा दिखा रही है, लेकिन ये गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं घर परिवार वालों को समस्या से दूर रखने की एक कोशिश है। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर, ग्रास यानी कि टुकड़ा, कौर ना होकर पान का बीड़ा हो। इतना कीमती है वो एक एक टुकड़ा भी उन लोगों के लिए। तो माँ के सामने इस तरीके का व्यवहार दिखाकर कि उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है, अब वो तो ये भी छोड़ने वाला था, लेकिन किस तरीके से माँ का पानी लेने के लिए जाना और माहौल देखकर उस रोटी के एक ग्रास को भी पान के बीड़े की तरह सरलता से रख लेना जो है, ये दर्शाता है कि भूख तो है और गरीबी का एहसास भी है, लेकिन घर वालों का भी एहसास है। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। अब मंझला लड़का आता है। मंझले लड़के की बारी है। वो दिखाते हैं कि ये किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है और ये क्या सोच रहा है। मंझला लड़का मोहन जो है वो आते ही हाथ पैर धोता है, पीढ़े पर सीधा बैठ जाता है। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें भी छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर यानी कि सीरियस, जितनी उसकी उम्र है उससे कहीं ज्यादा वो सीरियस दिखता था और उदास, सैड दिखता था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया। सिद्धेश्वरी अब अपने मझले बेटे के लिए भी खाना लाती है, थाली रखती है और साथ में पूछती है, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। भैया यानी कि बड़ा भाई, मोहन का बड़ा भाई यानी सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास यानी टुकड़े को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई, अब जिस तरीके से कोई भी खाना खाता है सिद्धेश्वरी उसके साथ में बैठकर पंखा डुलाती है जिससे कि खाने वाला व्यक्ति आराम से खाने को खा सके। सिद्धेश्वरी वही बैठती है, पंखा डुलाती है और इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, यानी कि जैसे व्यक्ति सपने में बड़बड़ा रहा होता है, वो पास में बैठने के बाद भी उसी तरीके से बोल रही थी जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो और उसमें बड़बड़ा रहा हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। यानी माँ तो जानती है कि मंझला लड़का कहाँ बिजी रहता है और उसका पढ़ाई में कितना ध्यान है, लेकिन बड़े बेटे से भी उसने झूठ बोला और बड़े बेटे के जरिए से उसने यहाँ पर मंझले बेटे के सामने फिर उसकी बड़ाई की। अब यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो ये काम कर रही है वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है जिससे कि घर के लोग, जो घर में तनाव चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उसके इतर अलग घर में और भी समस्याएं क्रिएट ना हो, और इस तरीके से वो घर के सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रही है। और यहाँ पर एक दूसरे की तारीफ करके, जिससे कि अब बड़े लड़के ने मोहन के लिए बड़ाई की, कहीं ये सोचकर ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान देने लगे, इसके लिए वो ऐसा झूठ उसके सामने बोलती है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ता है और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। अब वो मंझला लड़का है, थोड़ी कम समझ होने की वजह से भी, और जानकारी तो है उसे भी कि घर के क्या हालात हैं, लेकिन जो भी खाना परोसा गया था वो झट से उसे आधा साफ कर चुका था। एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल और अधिकांश यानी ज्यादातर तरकारी भी अपनी खा चुका था।
सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें जो है भर आती हैं और वह दूसरी ओर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। और थोड़ी देर के बाद फिर से वही कि वो मोहन की थाली पर भी नज़र डालती है कि ऑलमोस्ट वो खाना खा चुका है, फिनिश कर चुका है। तो एक बार उस वही उपक्रम उसके साथ भी उसे दोहराना है, पूछना है उसे खाने के लिए कुछ और चाहिए। तो सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा। रहस्यमय नेत्रों से देखने का मतलब कि जानकारी उसे भी है कि घर के क्या हालात हैं। घर के हालात की जानकारी उसे भी है, लेकिन बच्चा होने की वजह से और इस उम्र में भूख भी अच्छी खासी होने की वजह से वो अपने ऊपर शायद कंट्रोल ना कर सका हो और नियंत्रण ना होने की वजह से उस भूख में खुलकर खाने की जो इच्छा है उसको दबा ना सका हो। तो माँ पूछ रही है कि और कुछ भी दे देती हूँ, रोटी एक दे देती हूँ। तो वो रहस्यमय नेत्रों से किचन की ओर देखता है, फिर सुस्त स्वर में बोलता, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी बस। अब यहाँ पर ये झूठ बोलती है कि भैया ने एक रोटी ली थी तो एक रोटी फालतू है, तुम ले लो उसे। ऐसा वो झूठ बोलती जिससे कि बच्चा जो है वो पूरी पूरी खुराक ले सके। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं। अव्वल यानी कि सबसे पहली बात तो भूख नहीं है मुझे। फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती हैं, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। और इस तरीके से वो यहाँ पर अपने समझ का परिचय किस तरीके से देता है कि वो रोटियों की बुराइयां कर देता है कि कितनी गंदी रोटियां बनाई हैं, मुझे नहीं खानी है, अगर देना ही चाहते हो तो दाल और दे दो। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। जैसे ही मोहन ने दाल मांगी तो दाल देते ही उसने सुड़ सुड़, यानी कि दाल को जब आप डायरेक्ट उसी बर्तन से पिए तो चम्मच से पीने पे उस तरीके की आवाज़ नहीं आती, लेकिन आप जब उसी बर्तन से डायरेक्ट अपनी कटोरी से ही दाल पी रहे हैं तो आपकी सुड़ सुड़ की आवाज़ आती है। दाल पीने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान आने वाली आवाज़ को सुड़ सुड़ लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद वो दाल पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद यानी सिद्धेश्वरी के पति जो हैं वो आ जाते हैं और अपने जूतों को खसखस घसीटते हुए आते हैं, जिससे कि पता लगता है कि वो आ गए हैं और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। ऐसा सभी ने देखा होगा जो घर के बड़े होते हैं, उठते बैठते चलते फिरते किस तरीके से राम का नाम लेते हुए चौकी पर वो इस तरीके से बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया। जिस तरीके से जो घर की औरतें हैं पर्दा करती हैं, उनके ही पति आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सर पे रखे हुए उस साड़ी के पल्ले को जो है थोड़ा सा और भी नीचे खिसका लिया। मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला जाता है। मोहन का काम खत्म, क्योंकि उसने अपने हिसाब से काफ़ी खा लिया है और खाना जल्दी से ख़त्म करके पानी के लोटे के साथ ही बाहर निकल जाता है। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठना, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठना, पीढ़े पर जो है पालथी मारना होता है। बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनको भी अपने घर के हालात स्वयं मालूम है। उनके सामने भी खाना पेश किया जा रहा है। अब उस खाने को पाकर वो भी एक एक टुकड़े को इस तरीके से चबाकर खा रहे थे जैसे कोई बूढ़ी गाय जुगाली करती है। आपने कई बार देखा होगा गायों भैंसों को कि वो खाली समय में बैठकर जब मुंह चलाती हैं, जैसे कुछ खाने के लिए मुंह चलाया जाता है, उस तरीके से वो मुंह चलाती है, लेकिन उनके मुंह में कुछ होता नहीं, वो जुगाली कर रही होती हैं। तो जिस तरीके से गाय जो है और धीरे धीरे वो जुगाली करती हैं, खाने को चबाती है, उसी तरीके से यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है वो अपने खाने के एक एक ग्रास को बड़े ही शालीनता से चबा चबा के धीरे धीरे खा रहे थे। उनकी उम्र 45 साल है, 45 ईयर्स के हैं वो, किंतु 50-55 के लगते थे। क्यों लगते थे? घर के हालात ऐसे हैं, अच्छा
खान पान नहीं होने की वजह से, प्रॉपर कुछ ना मिलने की वजह से ये शरीर जो है दिन पर दिन और बूढ़ा होता चला जा रहा था। शरीर का जो चमड़ा है वो झूलने लगा था, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन किस तरीके से लूज हो जाती है वो इसी उम्र में उनकी हो गई थी। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। जिस तरीके से आईना चमकता है वैसे ही चंद्रिका प्रसाद की जो खोपड़ी है यानी जो सर है वो गंजा था और वो चमक रही थी किस तरीके से, आईने की तरह। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। यानी कि उन्होंने जो परिधान जो पहन रखे थे वो बता रहे हैं यहाँ पर लेखक कि गंदी सी धोती उन्होंने पहन रखी थी और उसके ऊपर जो बनियान उन्होंने पहन रखी थी इसके कंपैरिजन में वो कुछ साफ थी लेकिन तार तार लटक रही थी, इतनी वो फटी हुई थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। और सिद्धेश्वरी को कहीं ना कहीं उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स वो फील कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है। पंखे को ज़रा और ज़ोर से घुमाते हुए बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। और यहाँ पे सिद्धेश्वरी जो है एक झूठ और बोलती है। यहाँ वो अपने पति से ये बताती है जिससे कि उसको भी एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ बड़े बेटे की नौकरी अब कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी, तो सारी परेशानियां जो है आज नहीं कल ख़त्म ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे झूठ और खाना सर्व करने की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से झूठ बोलकर किसी का पेट भर जाए। तो ये क्या है जो हमने पंक्ति पढ़ी थी जीवन परिचय के दौरान और उसमें पाठ का एक संक्षिप्त वर्णन मिला था, तो वहाँ पर ही हमें बताया गया कि सिद्धेश्वरी है वो गरीबी को या फिर घर के जो हालात हैं उसको मुखर नहीं होने दे रही। मुखर नहीं होने देना, उसको घर में जाहिर नहीं होने दे रही, और उसके यही तरीके हैं जिससे वो घर में गरीबी या परेशानी को जाहिर नहीं होने दे रही है, क्योंकि हर किसी से वो झूठ बोल रही है जिससे कि सुनने वाले को या सामने वाले को सुकून मिल सके और वो किसी तरीके की चिंता में ना हो। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। यानी अब वो अपने बेटे की हमें बड़ाई कर रही है कि वो उस जमाने का कोई महात्मा है, इतना अच्छा इंसान है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। और इस तरीके से यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो है और भी बड़ाइयाँ करती है अपनी तरफ से। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। हाथों में जो दाल लगी थी मुंशी जी उसे चाटने लगे। उन्होंने सामने की ताक की और देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट था, यानी कि शैतान। हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात है कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था, तो उसे याद रखता था या पढ़कर रखता था। असल तो बात यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े और इस तरीके से अपने बेटों की बड़ाइयाँ करते हैं। और उसके बाद सबसे छोटा बेटा प्रमोद, उसके बारे में कहते हुए कि क्या छोटे बेटे को कम समझती हो, प्रमोद को कम समझती हो, और ये कहकर वो अचानक से जोर से हंसने पड़ते हैं। और इस तरीके से घर का माहौल जो है ना चाहते हुए लोग उसको बैलेंस करना चाहते हैं झूठी हंसी और झूठे समझौते के साथ, या फिर अपने आप को समझा कर रखने की जो एक कोशिश उन्होंने कर रखी है उसके ज़रिए। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद, 2 रोटी उन्हें भी पेश की गई थी, 1.5 रोटी वो खा चुके हैं और एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर 1 गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खरखर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई, यानी कि सब लोग चुप रह गए। दूर से किसी आटे की चक्के की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। तो ये एक पक्षी है। अब यहाँ पर जो माहौल है, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो
माहौल है आसपास का, उसको भी लेखक साथ साथ बताए जा रहे हैं। किस तरीके से गांव में जो आटे की और ये चक्कियाँ पीसने, आटे को पीसने की जो चक्की चलती रहती है तो उसकी पुक पुक आवाज़ आती रहती है, तो वो यहाँ पर दिखाया उन्होंने। साथ ही पंडूक का लगातार बोलना, वो पक्षी का बोलना जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से पास का जो परिवेश है उसकी भी जानकारी वो दे रहे हैं। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे वो। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात कर सके। यानी वो पहले जैसा माहौल चाहती थी कि वो सब कुछ खुलकर पूछ सके और धड़ल्ले से, बेबाकी से हर बात को बोल बता सके। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। उसके दिल में कोई ना कोई डर समाया हुआ था। कौन सा डर? तो आप जो घर के हालात हैं उन समस्याओं को जो है उससे जूझ रही थी और ये उम्मीद लगा के बैठी थी आज नहीं कल हालात जो है अच्छे हो जाएंगे। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। तो इतनी शालीनता से, इतनी चुप होकर, चुप्पी साध कर वो खा रहे थे जैसे लग रहा था उन्होंने मौन व्रत धारण किया और कहीं जाकर आज शाम को वो उस व्रत को वहाँ पर ही तोड़ेंगे। सिद्धेश्वरी ने जैसे नहीं रहा गया। अब ये मौन व्रत रखने का कारण क्या है कि घर के जो हालात है उसको डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है, और डिस्कस करने से टेंशन और बढ़ जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति जो है ज़्यादातर शांत है और जो दूसरी बातें हैं या दूसरी बातें करके जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर सांत्वना दे रहा है तो वो चीज़ें हो चुकी हैं। इस वजह से हर व्यक्ति जो है 1-2 बात करने के बाद चुप हो जा रहा है। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी उन्होंने, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की। अब अपनी बेचैनी को दिखाते हुए बोलती हैं वो, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया। अब यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो दूसरी बातें छेड़ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई बात जितनी जो की जा सकती थी वो हो चुकी है और जो सीरियस मैटर चल रहे हैं उस पर वो कोई चर्चा करना नहीं चाह रहा है। अब यहाँ पे सिद्धेश्वरी जो है शांति ना ऐसी बनी रहे इसके लिए कोई दूसरी बातें यहाँ पर निकाली जा रही और बेचैनी या उत्सुकता से आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट में बातें तरह तरह की निकाली जा रही हैं और पूछ रही हैं कि फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया वहाँ से। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात यानी नज़र घुमाई, नज़र डाली अपनी, जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी कि गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। बंदर की तरह यानी एक एक दाने को उठाकर जब खाते हैं तो उसी प्रक्रिया को देखकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बंदर की तरह उसको बीन कर खा रहे, क्योंकि एक एक दाने को उठाकर खाना। सिद्धेश्वरी ने पूछा कि बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। और फिर जैसे ही खाना समाप्त होने की तरफ है वैसे ही फिर से सिद्धेश्वरी जो है खाना पूछती है कि कुछ और चाहिए आप ले लीजिए, बड़का की कसम खा के कह रही हूँ, एक रोटी और ले लीजिए, और बहुत सारी रखी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी यानी एक तिरछी नजर से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। अब यहाँ पर जो मुंशी जी हैं वो अपने तरीके से जो है वो बचना चाह रहे ताकि खाना जितना मिला है उसको खा के वो उठ सके और ये बयां कर सके, जाहिर कर सके कि जो मिला था उसमें पेट काफ़ी भर चुका है। ये कहकर कि अब अन्न को देखकर और नमकीन चीज़ों को देखकर तो ऊब गई है तबीयत। और दूसरा इसके पीछे कारण ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें मीठा बहुत पसंद होता है और मीठा खाने की क्रेविंग उन्हें बहुत होती है, पसंद भी बहुत करते हैं, वो नहीं मिल पाता। क्यों? घर के हालात होने की वजह से। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? अब वो मीठा खाने के लिए गुड़ की डिमांड करते हैं और पूछते हैं कि घर में गुड़ है कि नहीं। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड़िया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बना दो। रस यानी कि शरबत पीऊंगा।
तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा। जायका यानी कि स्वाद भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। और ये सही है कि गुड़ जो है खाने के बाद लेने से जो है वो हाजमा सही रहता है। और उसी को जानते हुए और उसका प्रयोग करते हुए और अपने टेस्ट को बदलने के लिए और सिद्धेश्वरी की कसम को रखने के लिए वो गुड़ की डिमांड करते हैं, गुड़ मांगते हैं, उसका शरबत बनवाने के लिए कहते हैं गुड़ दे दो, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, मेरा स्वाद भी बदल जाएगा। और इस तरीके से उन्हें मीठे की जो क्रेविंग होती है वो भी मिल जाएगी उन्हें। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, ये कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। और इस तरीके से ये कहकर कि रोटी खाकर जो है वो परेशान हो चुके हैं, तो और ये कह के हंस देना जो है ये उनका अपना तरीका है, जो वो खाने को बचाना चाहते हैं जिससे कि घर के और सदस्यों को भी खाना मिल सके। मुंशी जी के निबटने यानी कि खाना खाने के बाद, खाना खा लेने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जो जूठी थाली है उसको लेकर चौके की ज़मीन पर बैठ जाती है। बटलोई जिसमें दाल बनती है उसको, उस बर्तन को बटलोई कहा जा रहा है, और बटलोई की दाल को कटोरे में वो उड़ेल देती है। फिर वह पूरा भरा नहीं, यानी कि जब वो अब उसकी बारी आई है खाने की तो वो बटलोई की दाल को अपने कटोरे में उड़ेलती है, लेकिन वो कटोरा पूरा भरता नहीं है। ऊपर से पानी भरी वाली दाल। छिपुली में थोड़ी से चने की तरकारी बची थी। छिपुली यानी कि वो भी एक बर्तन है, एक कटोरा है जिसमें वो सब्जी रखी गई है। उसमें चने की जो तरकारी है वो भी थोड़ी सी ही बची है। उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची है, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने ही जा रही थी। जूठी थाली में यानी कि वो मुंशी जी की थाली में ही रख के उसको खाती, तो वो जूठी थाली में ही रख के अपने खाने का इंतज़ाम करने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान औसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित होता है। तभी उसका ध्यान जो है अपने छोटे बेटे प्रमोद की ओर जाता है। उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया, तोड़ा। अभी उसका छोटा बेटा जो है वो सोया ही हुआ था, उसने खाना नहीं खाया था। रोटी एक ही बची थी, दाल भी थोड़ी थी और तरकारी भी थोड़ी थी। जैसे ही उसकी तरफ नज़र जाती है, वो जूठी थाली में उस रोटी को रखने के से पहले उस रोटी के 2 बराबर टुकड़े कर देती है, और एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को उसने अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत उसके बाद 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई, और फिर 1 लोटा पानी और लेती है और उसके साथ खाना खाने बैठती है। उसने पहला ग्रास टुकड़ा मुंह में रखा और तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। और जैसे ही एक टुकड़ा खाना जो है एक कौर वो खाती है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। चूने यानी कि गिरने लग जाते हैं। क्यों गिरने लग जाते हैं? घर के हालात, ये भूखा रहना, हर एक व्यक्ति जो अपना आधा पेट भर रहा है ये उसको खल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, और ये आंसू टप टप गिर रहे हैं। और उसमें ये गरीबी, ये घर के हालात जो वो सबको, घर वालों को उससे बचाती फिर रही है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं ज़्यादा तकलीफ सिद्धेश्वरी ले रही है। यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद वो आधी रोटी लेकर खाने बैठ पाई है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था, सारे घर में मक्खियाँ बैठी हुई थी। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। अलगनी वो तार जिस पर कपड़े फैलाए जाते हैं बांध रखी थी। उस अलगनी पर एक गंदी सी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें कोई पैबंद यानी कि जहाँ से कपड़े फट जाते हैं, फटी हुई जगह पर टुकड़े सिलना, कपड़े के टुकड़े से सिल देना, वो पैबंद होता है। तो साड़ी कई जगह से फट चुकी थी और उस पर कपड़ों के दूसरे छोटे टुकड़ों से उसको सिल दिया गया था। तो वो अलगनी पर जो एक गंदी सी साड़ी टंगी थी उसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता से यानी बेफिक्र होकर जो है वो वहाँ पर सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, यानी कि उनको फायर कर दिया गया था। किस विभाग में वो काम करते थे? मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से।
यानी मुंशी जी जो है 1.5 महीने पहले ही उनको इस नौकरी से हटा दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से वो निश्चिंत होकर सो रहे थे इस वक्त, ऐसा देखकर उन्हें लगता ही नहीं है कि उनको परेशान होना चाहिए जो उनके साथ हुआ है। और इस वक्त जो घर के हालात हैं, इससे वो परेशान होने की बजाय जिस बेफिक्री से, निश्चिंतता से वो सो रहे हैं, ऐसा देखकर लगता ही नहीं कि उनकी पिछले ही 1.5 महीने पहले ही जो है उनकी नौकरी हाथ से चली गई है और शाम को उनके काम की तलाश में उन्हें कहीं जाना ही ना हो। और ऐसा देखकर उनके मुख पर जो निश्चिंतता दिख रही है, उसको देखकर लग रहा है कि जैसे उनको कहीं शाम को अभी काम देखने जाना भी ना हो। ऐसी निश्चिंतता उनके चेहरे पर दिख रही है और वो सो भी रहे हैं। लेकिन जितनी भी समस्या है, परेशानी है, उसका सारा बीड़ा जो है किसने उठा रखा है? सिद्धेश्वरी ने उठा रखा है। वो सारा दिन मेहनत करके जो पका रही है और जिस समस्या को और से वो उबरने की कोशिश कर रही है, वो समस्या उबरने वाली नहीं है जब तक घर में कमाई का कोई साधन उपलब्ध ना हो, घर में खाने के लिए 2 वक्त खाने के लिए प्रॉपर खाना ना हो। सब लोगों ने तो 2 रोटी भी खाई है, लेकिन सिद्धेश्वरी के खाते में कितनी रोटी? आधी रोटी आई है। एक छोटा बेटा प्रमोद जो कि रेवड़ी के लिए रोते रोते सो जाता है। ये घर के हालात हैं। उसके बाद भी जो मुंशी जी हैं, उनके चेहरे पे ऐसी निश्चिंतता देखने को मिल रही है जैसे लग रहा है 1.5 महीने पहले उनकी नौकरी हाथ से ना निकली हो और कहीं दोबारा उनको नौकरी की तलाश में जाना भी ना हो। तो ये है सिद्धेश्वरी का हाल, जो घर के जो हालात है उससे जो जूझ रही है और उस हालात को वो मुखर भी नहीं होने दे रही, यानी कि घर के लोगों के सामने उस समस्या को जाहिर भी नहीं होने दे रही है। और उन सब में कौन पिस रहा है? ज़्यादा समस्याएं कौन झेल रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, फैमिली मेम्बर्स के? सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से, लेकिन सिद्धेश्वरी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करती हुई नज़र आ रही है। और घर को बनाए रखने की कोशिश में जिस तरीके से वो घुल रही है, वो इस पाठ में यहाँ पर दिखाया गया है। आई होप कि आपको चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत ईजी है, लेकिन एक हिडन मीनिंग है लेखक जिसे लेकर सामने आए हैं। और शुरू में हमने पढ़ लिया था कि निम्न मध्य वर्गीय जो परिवार होता है, वो उसकी यहाँ पर कहानी लेखक ने बताई है कि किस तरीके से समस्याओं से वो जूझते हैं, लेकिन एक मन में वो कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं। उन्होंने अपने आप को समझाया हुआ होता है, उस धैर्य को बनाए रखते हैं कि आज नहीं कल जो है हालात उनके सुधर ही जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको किसी भी तरीके से उसने हेल्प की है, चैप्टर को समझाने में यूज़फुल लग रही है, तो आप ज़रूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।